अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मेहमान हैं सेनेटर अफनानुल्लाह और उनके साथ साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर। आज का दिन हमें याद दिलाता है 16 साल पहले उन कारसाज हमलों की कि जो बेनज़ीर भुट्टो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तवील अरसे के बाद वतन वापसी पे कराची में हुए थे। आज तक उन हमलों के पीछे या उन हमलों में मुलव्वस मुल्ज़मान का पता नहीं चल सका। ये दौर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का और ये बेनज़ीर भुट्टो पे पहला हमला था और इसके ठीक तकरीबन 2 महीनों के बाद ही बेनज़ीर भुट्टो पर दूसरा कातलाना हमला लियाकत पाक रावलपिंडी में हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गई थी। तो इन हमलों को आज हम 16 साल गुजरने के बाद भी इसलिए याद रखना ज़रूरी समझते हैं कि सिर्फ इदारों को और आवाम को ये याद दहानी रहे कि बड़े बड़े वाक़यात और हादसात इस मुल्क में हो जाते हैं, मगर फिर हमारे इदारे किसी मसलहत या अपनी कमज़ोरी की वजह से उन वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान तक नहीं पहुँच पाते और इसीलिए ऐसे वाक़यात बार बार होते हैं। अब की बार 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी वापस आ रहे हैं और शायद उनके इस्तकबाल की जो तकरीबात हैं और जो उनका इस्तकबाल होना था वो भी इसीलिए नहीं किया जा रहा और एक जलसे का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी गई है लाहौर में मीनार पाकिस्तान को शाम 5 बजे, और वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मगर मुख्तसर मैं कुछ अपनी यादाश्त भी ताज़ा कर दूँ। कारसाज हमलों के दौरान मैं बतौर एक रिपोर्टर रॉयटर्स टेलीविज़न के साथ एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग की असाइनमेंट में कराची में मौजूद था और उस ट्रक के साथ कई घंटे चलते रहने के बाद थकावट का शिकार हुआ और फिर कराची में ही मुकामी होटल की तरफ लिफ्ट लेके एक मोटरसाइकिल वाले से वहाँ पहुँचा और बिस्तर पे तकरीबन गिर पड़ा और बहुत ही थकावट का शिकार था। उसी वक्त टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जो बराह रास्त मनाज़र उस वक्त दिखाए जा रहे थे एक टेलीविज़न के ऊपर, उसमें एक के बाद दूसरा धमाका हुआ। पहले चंद ज़ख्मियों के टिकट चले और उसी वक्त होटल का कमरा छोड़ के वापस मुझे उस जगह पे जाना पड़ा, मगर खुदा ताला ने मुझे भी महफूज रखा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी उन 2 खुदकुश हमलों में महफूज रही। ये बहुत ही एक अफसोसनाक और बड़ा ही अंदोनाक वाक़या था। खुदा न खास्ता अगर बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त भी कुछ हो जाता तो मुल्की सियासत का रुख ही शायद कुछ और होता, और मगर बाद में बेनज़ीर भुट्टो इसके दूसरे जो खुदकुश हमले थे उनमें जो है जाबर ना हो सकी। इसी हवाले से हम बात करेंगे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। सियासतदानों के लिए तो ये बहुत बड़ा इम्तहान है सिक्योरिटी पाकिस्तान में, और वो भी जब इस तरह की रैलीज़ या इस्तकबाली रैलीज़ के हवाले से। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो अब वापस आ रहे हैं तो उनके लिए भी कोई ख़ास इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के, और ये इस्तकबाली जो तकरीब होनी थी एयरपोर्ट पे वो भी यही आपकी पार्टी कह रही है कि वो नहीं की जाएगी अब, तो क्या मामला चल रहे हैं उनकी तैयारी के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनके सिक्योरिटी का पूरा एक स्टाफ है, वो पूरे उनके ट्रेनिंग हुई हुई है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो भी होना चाहिए उस टाइम के ऊपर। वो जो है हमारी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो जलसा का आएंगे वाया हेलीकॉप्टर फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट, जो अभी तक हमारा प्लान है। आगे जाके शायद हो सकता है तब्दील भी हो सकता है, तो ज़ाहिर है हम तमाम चीज़ों को सामने रख के ही उस प्लान को बना रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी का इंशाल्लाह पूरा जो है वो इंश्योर किया जाएगा। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की आज दरख्वास्त दायर की है, तो पहले तो वो इस्लामाबाद ही आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे? कानूनी तकाजा तो यही है जो अब लग रहा है, क्योंकि कल तक की तारीख मुकर्रर हो गई है। देखें, ये तो ज़ाहिर है इसके ऊपर जो है वो लीगल टीम ज़रा बेहतर रोशनी डाल सकती है, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि वो शायद पहले इस्लामाबाद में आके वो ज़मानत जो है वो करें और फिर लाहौर जाएं। लेकिन ये ज़ाहिर है इसके ऊपर लीगल टीम जो है वो जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से। कानूनी महाज के हवाले से साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं और आज ये सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रहे। साकिब बशीर, नून लीग की जो कानूनी टीम ने आज दरख्वास्त दायर की है, उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, ये दरख्वास्त है क्या और आज की कार्रवाई क्या थी? उनकी दरख्वास्त तो ये है कि 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर उतरेंगे
तो एयरपोर्ट से लेकर अदालत सरेंडर करने तक उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ये उनकी दरख्वास्त है। और उसके बाद फर्दर जो अपीलें हैं, 2 अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस की अपीलों के हवाले से उनकी अलग से 2 दरख्वास्तें जो है वो आएंगी। आज की जो समाअत थी, उस समाअत में 2 जजेस थे, उन्होंने समाअत की। तो सबसे अहम जो पहलू है उसमें अमजद परवेज़ ने तो अपना केस पेश किया, लेकिन जो नोटिस नहीं था नैब प्रोसिक्यूटर को, लेकिन वो कमरा अदालत में मौजूद थे। फिर अदालत ने पूछा, वो आ गए रोस्ट्रम पे। तो पहले तो जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि मैं ऑब्जर्व करने के लिए जो जी साइलेंट ऑब्जर्वर तो आया हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस हैं नवाज शरीफ साहब के इस केस के हवाले से। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अंडर इंस्ट्रक्शन हूँ। अच्छा। नैब के जो इदारा है उन्होंने पहले कहा कि मैं सिर्फ देखने आया था, फिर कहते नहीं मुझे हदायत जी हदायत दी हैं। तो ये थोड़ा सा उनका कंट्राडिक्टरी स्टांस था। इस वजह से मेरा ख्याल है आज मामला आगे नहीं बढ़ सके। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर उनको कहा कि इसका मतलब ये है कि आप कल आके कहेंगे कि ये अपीलें जो है वो आप कल अदम करार दे दें। तो उस पर फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि नैब को नोटिस करना भी ज़रूरी है। तो कल के लिए जो है वो उन्होंने नोटिस किया है। अब कल नैब आके इसके अगेंस्ट तो बात नहीं कर सकता कि आज जो नैब के एक सीनियर जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, और ये जो एवनफील्ड रेफरेंस था जब नैब पना चल रहा था नैब कोर्ट में, तो तब भी यही थे। तो जो स्पेशल आके कोर्ट के सामने उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब नैब कल आकर ये तो नहीं कह सकता कि जो नहीं हम इसकी मुखालफत करते हैं। तो इट मीन कि नैब का यही बयान कल भी रहेगा। तो इसको अगर देखा जाए तो जब जिस एजेंसी या प्रोसिक्यूशन इदारे ने जो एग्री है इस बात पर कि ठीक है अगर वो आना चाहें, सरेंडर करना चाहें तो हम एग्री हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको प्रोटेक्शन दे देगी। प्रोटेक्टिव बेल तो उनकी बाद वाला मामला है, प्रोटेक्शन दे देगी। तो प्रोटेक्शन अगर कल उनको मिलती है तो फिर फ्राइडे तो वैसे डिवीजन बेंच नहीं होता, सैटरडे संडे अदालतें नहीं होती। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद मंडे तक उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो फिर मंडे को वो नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे? जी बिल्कुल, जब तक उनको प्रोटेक्शन मिलेगी वो टाइम तो वो फ्री होंगे, लीगली उनको प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वो लाहौर उतरें, इस्लामाबाद उतरें, कहीं पे भी जाएं और जलसे से खिताब करें, तकरीरें करें, हाँ, कुछ भी कर सकते। मतलब अगर बिल्कुल प्योरली कानूनी तौर पर बात की जाए तो वो उनको आज़ादी होगी। तो उसके बाद जब अगर मंडे तक प्रोटेक्शन मिलती है तो मंडे को फिर उनको यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। और उसमें फिर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आएगा कि जो सज़ा याफ्ता हैं क्या उनको ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि उनकी ज़मानत मिलने के लिए उनकी सज़ा मुअत्तली ज़रूरी है, और सज़ा मुअत्तली के लिए ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ तो नोटिस करना पड़ेगा। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंडे वाले दिन जो है वो नैब वहीं पर मौजूद हो, नैब एग्री कर जाए कि ठीक है आप जो है वो आज ही सस्पेंड कर दें, क्योंकि हमेशा से FIA, पुलिस या नैब हो, इन्होंने ही केस लड़ना होता है। अगर ये ही जो पिटिशनर है उसके साथ एग्री कर जाएं तो फिर बज़ाहिर अदालतें मामला जो है वो बहुत आगे तक लेकर नहीं जाती। तो उनको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, आगे चलकर ज़मानत भी मिल जाएगी मेरा ख्याल है। और जो उनकी 2 अपीलें हैं वो अपीलें तो बज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी है, एक अपील की हद तक तो वो क्लियर हैं, और दूसरी जो मरहूम जज अरशद मलिक हैं उनके किरदार उसमें चीज़ें थी, तो इस वजह से वो बज़ाहिर केस जो है वो रिमांड बैक होना है। उसमें अगर नैब ने बयान दे दिया कि ठीक है आप रिमांड बैक कर दें या नैब एग्री कर जाए तो फिर भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इट मीन के जो 3 हर्डल्स हैं, प्रोटेक्शन, फिर बेल और उसके बाद अपीलें, इन तीनों में मेरा ये ख्याल है कि इजीली जो नवाज शरीफ हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जी, तो बिल्कुल ये मतलब टाइम लगेगा कुछ, लेकिन उनके आने की देर है जी। और फिर अफनानुल्लाह साहब क्या बयानिया और क्या मुआशी प्लान लेकर आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? मीनार पाकिस्तान के जलसे से काफ़ी तवक्कुआत हैं नून लीग के कारकुनों को भी और लोगों को भी, तो क्या करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो पिछले कई माह जो है इस बात की बड़ी मजबूत प्लानिंग की है कि हमने अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हमने पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे टर्न अराउंड करना है, कैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से लेके आनी है, कैसे जो है वो नौकरियाँ, कैसे इन्फ्लेशन को काबू करना है, ये सारा कुछ के ऊपर बड़ा डिटेल में काम हुआ है। और हमने जो हमारे पार्टनर्स हैं जिन्हें नाराज़ कर दिया गया था, बिलखुसूस जो हमारे GCC के पार्टनर्स हैं, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, इनसे हमारी बड़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हो गई और उन्होंने एग्री किया है कि वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
फिर इसके अलावा चाइना जो है वो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है और बड़ी मुश्किलात में उन्होंने हमारी हमेशा हेल्प की, और CPEC इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके इधर की भी है, तो उसको हम ज़रा रिवाइव करके जो सेकंड फेज़ होगा CPEC का उसको हम लेके चलेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान में मूव कर सकती हैं, गवादर में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में चाइना से जो चाइना में इतनी ज़्यादा वायबल नहीं रही, और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाएंगे, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है कि वहाँ पर डॉलर ख़त्म हो जाते हैं हर कुछ अरसे बाद के, अब क्या करें, वो किसी हद तक रिजॉल्व हो सकता है। तो ये एक बड़ा डिटेल किस्म का प्लान है, एक माशी प्लान है जिसका बड़ी डिटेल जो है वो काम हो चुका है, और मियां नवाज साहब के ताल्लुकात और उनकी स्टेट्समैनशिप जो है वो इसके अंदर बहुत पिवटल है। तो किस किस्म की गारंटीज़ हैं या अंडरस्टैंडिंग है, और ये बार बार कहा जा रहा है आपके सियासी मुखालफिन की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत तो नहीं होती है हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में। ये देखिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हमारी हो सकती है, इलेक्शन होगा, हम तो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो जीतेगा वो हुकूमत बना ले। अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है इस पोजीशन में तो बना ले, अगर हम होए तो फिर अरे हम बना लें, हो सकता है हम दोनों को मिलकर बनानी पड़े, तो एक तो वो है ना, क्या कहते हैं कि आगे क्या होगा वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके ख्याल? देखिए ये हम हुकूमत में नहीं है ना, हम पंजाब में है ना, पख्तूनख्वा में, ना वफाक में, ना कहीं और है, तो हम तो खुद डिमांड ही कर सकते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। आपके लिए तो फील्ड लेवल की जा रही है ना, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे लिए लेवल नहीं की जा रही। हाँ। वो तो मतलब कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है। कोई ऐसा तो नहीं होगा ना कि 4 लाख बंदे इलेक्शन ये पोलिंग एजेंटों में अपना पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठप्पे लगाएंगे हमारे लिए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। तो आपसे आप भी ये बात समझते हैं, या जिस तरह लोगों को तोड़ तोड़ के PTI में शामिल कराया गया, वो वाला तो कोई सीन नहीं है ना हमारे साथ। 2018 में क्या हुआ था? यही हुआ था ना, यही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसी तरह के इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे? नहीं, हम तो नहीं इस तरह की कुछ चीज़ हमने ना डिमांड की है ना हमारी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट। हम तो कहते हैं इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इतनी बरहम है आप पे? देखिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनका जहन में कुछ एक प्लान था, कुछ ख्वाहिशात थी, वो जो है उसके ऊपर पानी फिर गया। अब वो हमें उसको जो है वो इल्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो तो ज़ाहिर है, अगर आवाम आपको वोट नहीं देंगे, आपके अवाम में पज़ीराई नहीं है, आपको पंजाब में वोट नहीं पड़ रहा, पख्तूनख्वा में नहीं पड़ रहा, बलूचिस्तान में नहीं पड़ रहा, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। ये तो अब आपकी अपनी प्लानिंग थी। आप 15 साल में सिंध में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते, कराची को ऐसा ज़बरदस्त कर देते, कराची को दुबई बना देते, तो पूरा पाकिस्तान आपके पीछे लगा होता कि भाई इधर भी लेके आओ। तो लाहौर के बारे में भी यही कहते हैं लोग। क्या कि आप लोगों ने कौन सा इनकलाबी काम किया? आप कोई लाहौर देखें, कोई अनबायस्ड आदमी को आप लाहौर भेज दें, आज से 30 साल पहले भेज देते, और अभी लोगों को पता है वहाँ पे जो है वो खोता गाड़ी चलती थी कनाल रोड के ऊपर, और ये अपना ये जो माल रोड है, पूरा शहर जो गंदा था, कहीं पे वो अंडरपास फ्लाईओवर नहीं था, उसका गंदा तरीन एयरपोर्ट था। मतलब आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाना, पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा मोटरवेज, ये सारा का सारा काम किसी ने तो किया है ना, खुद आसमान से फरिश्ते तो नहीं आए ना ये करने के लिए। मतलब इस हद तक हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी डिलीवर किया कि लाहौर इस्लामाबाद से भी आगे इन जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन की तारीख के बगैर नवाज शरीफ साहब का वापस आना ये कितना अहम है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।